अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो बड़ी खबरें देंगे उसमें एक जो कुरम में कल अटैक्स हुए हैं, जो इमदादी काफ़िलों के ऊपर, और जिस अंदाज में वहाँ पर लोग महसूर हैं, ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना दर्दनाक और बड़ी ही इंकशाफात से भरपूर कहानी है जो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर ग्राउंड पर क्या हुआ है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरह वारदात डालती है, किस तरह मेरे आपके खून को निचोड़ के हासिल किए हुए टैक्सेस को किस तरह से माले मुफ्त समझ के उड़ाती है। आज ये भी एक तहलका खेज कहानी आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। और फिर कुछ हाल आपको इस जैसे कहते हैं ना अदलिया के ये लुटे हुए किले का भी सुनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुरम से आगाज़ लेते हैं। आपको पता है ये पारा चिनार, ये कुरम 5 लाख आबादी यहाँ की पिछले 5 माह से महसूर है। 130 कीमती जानें जा चुकी हैं। एक अमन मुआहदा लोकल जरगों जिसमें दोनों ट्राइब्स के लोग, दोनों फ़िक्कों के लोग, शिया सुन्नी सब मिल के बैठ के उन्होंने किया, वो भी हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद इन ना जरगों की चली है, ना हुकूमत की चली है, ना रियासत की चली है, ना पुलिस की चली है, ना एफसी की चली है, ना फ़ौज की चली है तो सिर्फ दहशतगर्दों की चली है वहाँ पर। तो अब आपको पता है उस मुआहदे के तहत काफ़िले एक भारी सिक्योरिटी में पहुँचाए जाते हैं पारा चिनार, ठीक है। और वो भी कभी पहुँच पाते हैं, कभी नहीं पहुँच पाते। तो गुज़िश्ता रोज़ जो काफ़िले जाने थे तो वो बड़ी सुनने से लायक कहानी है कि वहाँ पे हुआ क्या। तो जो पहला काफ़िला निकला हंगू से, वो थल पारा चिनार रोड है, जो एक वाहिद रोड है जो आपको जाके पारा चिनार तक लेके जाती है। एक वाहिद ज़मीनी रास्ता वही है जाने का पारा चिनार। तो उस थल पारा चिनार रोड से ये जैसे कहते हैं काफ़िला बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। और कहते हैं कि जब ये एक एंटर हुआ, एक चापड़ी गेट है लोअर कुरम में, वहाँ से ये एंटर हुआ उस एरिया के अंदर, तो फिर वो कहते हैं कि एक एरिया आता है उच्चत काले, ठीक है। ये एक मंदोरी के करीब जगह है लोअर कुरम में। वहाँ पर जब ये 12:30 बजे दिन को ये काफ़िला पहुँचा तो उस वक्त जिसके जो इमदादी काफ़िला था इसमें 64 खुराक के ट्रक थे, जिसमें आटा, चीनी, दूध, सब्जियां और ये सब कुछ था, ठीक है। तो कहते हैं कि जो इसके आगे पीछे जो सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, जिसमें फ़ौज की गाड़ियां थी, एफसी की थी, पुलिस की थी, ठीक है, तो उनके ऊपर दिन 12:30 बजे इस एरिया में इर्द गिर्द के पहाड़ों से फायरिंग शुरू होगी, ठीक है। तो जो काफ़िले में जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू की, ठीक है। और इसमें जो सबसे खौफनाक बात है, जो ड्राइवर्स वहाँ पर जो इस काफ़िले में थे जो ज़िंदा बच गए हैं, उन्होंने बताया कि जो उस एरिया की मसाजिद थी, उन मसाजिद से ऐलानात हो रहे थे कि इस काफ़िले पर हमला करो। यानी कि इन लोगों की आप बर्बरियत का अंदाज़ा लगाइए कि ये अल्लाह के घर से ऐलानात कर रहे थे कि बेगुनाहों पर हमला करो और इमदाद ना ले जाने दो वहाँ पर, ठीक है। वो ड्राइवर तो बेचारे मजदूर हैं ना, बेगुनाह लोग हैं, और आगे भी जिन जाने वो भी औरतें, माएँ, बच्चे, बेटियाँ, बहनें, वो भी बेगुनाह हैं। एक अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मुल्क में ये किस तरह से बर्बरियत होती है। मसाजिद से ऐलान किए गए काफ़िलों पर हमला करो, और उसके बाद वो अटैक शुरू हुआ, ठीक है। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी वहाँ पर जवाबी फायरिंग शुरू की, गनशिप हेलीकॉप्टर्स मंगवा लिए गए, 2 घंटे वहाँ पर फायरिंग का तबादला जारी रहा। गनशिप 2 हेलीकॉप्टर्स ऊपर पहुँचे, वो भी शेलिंग करते रहे दहशतगर्दों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो दहशतगर्द 2 घंटे उन्होंने हमला जारी रखा। एक फ़ौजी एहलकार शहीद हुआ, कीमती माँ का बेटा,
फिर इसी तरह एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ, 2 ट्रक ड्राइवर ज़ख्मी हुए और 4 सिविलियन जो रास्ता दिखाने वाले या ऊपर मजदूर वगैरह थे वो ज़ख्मी हुए इस हमले में। ठीक है, अब हमला हो गया, ट्रक रुक गए, सब कुछ रुक गया। तो फिर दूसरा काम शुरू हुआ कि इर्द गिर्द के जो लोकल आबादी थी, ठीक है, जो कि अब आप कह सकते हैं कि उन दहशतगर्दों की साथी है, उन्होंने आके ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया। जब ट्रकों को लूटना शुरू किया गया तो मज़ीद फोर्स मंगवाई गई कि इनको ट्रकों को लूटने से रोका जाए। तो एफसी की गाड़ियाँ आई। अब एफसी की गाड़ियाँ जब रास्ते में थी, ठीक है, तो 6 बजे जब वो करीब पहुंचने वाले थे तो एफसी की गाड़ियों पर भी फायरिंग होगी। उसमें एफसी के 4 जवान ज़ख्मी हुए। ठीक है, जब एफसी की गाड़ियों पर हमला हुआ 6 बजे, तो फिर एक और वायरस चली कि आइए बचाइए। तो फिर एफसी की जो क्विक रिस्पांस फोर्स है, जो कमांडोज की होती है, उन्होंने फौरी तौर पे अपनी गाड़ियां रवाना की। वो गाड़ियां पहुंची 8:30 बजे। उन पर तीसरा हमला हुआ जिसमें 4 एफसी के जवान शहीद हुए, कीमती माओं के 4 बेटे शहीद हुए। ठीक है, और इस तमाम हमले में बहुत से ड्राइवर अगवा कर लिए गए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि ये कितनी दर्दनाक बात है, हमारी रियासत की क्या हालत होगी है। ठीक है, दीदा दलेरी से वो हमले कर रहे हैं, काफिले लूट रहे हैं। 5 माह से इनसे पारा चिनार और कुरम का मुहासरा नहीं ख़त्म करवाया जा सका, रास्ता नहीं खुलवाया जा सका। ठीक है, उससे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम ऑपरेशन करने लगे हैं, हम फलान करने लगे हैं। लाइक 5 माह से हमारी रियासत की तरजीहात क्या है? हम इतना करोड़ों अरबों का बजट देते हैं। केपी हुकूमत देखें क्या हालत है, केपी पुलिस की हालत देखें। वो इन लोगों से नहीं लड़ सकते तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? हमारी फौज जगह जगह के ऊपर जो हम मिलिटेंट से लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं। 5 माह से के 5 लाख केपी के ये पारा चिनार के लोग, क्या ये हमारे इंसान नहीं है, पाकिस्तान के शहरी नहीं है? इनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आइन ने गारंटी नहीं किया हुआ, बाकी पाकिस्तान का गारंटी किया हुआ है कि इनको नहीं देना, वहाँ पर फौज नहीं लड़ सकती। ठीक, आप अंदाज़ा कीजिए, वहाँ पे एक दीदा दलेरी से एक कोहराम मचा हुआ है और हम सब बैठे मुंह देख रहे हैं कि कब हमारे इदारे वहाँ पर कुछ करेंगे। हमारे इदारों की तरजीहात क्या है? सुप्रीम कोर्ट फ़तह कर लो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़तह कर लो, पेशावर हाई कोर्ट फ़तह कर लो, पार्लियामेंट फ़तह कर लो, फार्म लास्टिक की शलवारों वाले ला कर बिठा दो, 26वीं आईनी तरमीम की लास्टिक की शलवारें जजों को चढ़ा दो। ठीक है, ये उनकी तरजीहात है और कोई तरजीह नहीं है। मेरी आपकी जान माल तरजीह नहीं है। ठीक है, मेरे आपके टैक्सों से ये भारी तनख्वाहें लेते हैं। अब उसका भी एक हालत देख लें। अब जो एक इंतहाई तहल का खेज जो स्कैंडल नेपरा का आया, ठीक है, नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो मेरे और आपके हर दूसरे दिन बिजली के बिल के रेट बढ़ा रही होती है। इतने रुपए यूनिट नेपरा ने बढ़ा दिया, इतने रुपए यूनिट बढ़ा दिया। ठीक है, अब उस नेपरा के चेयरमैन और उसके मेंबर्स की वारदात चेक करें जो उन्होंने डाली है। नेपरा का जो 1997 का एक्ट है वो ये कहता है कि किसी भी किस्म की तनख्वाह मरात, ठीक है, नेपरा के चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स की, वो सेक्शन 8 के तहत अगर बढ़नी है तो वो वफाकी हुकूमत तय करेगी कि कितनी बढ़नी चाहिए और वही बढ़ाएगी। यहाँ पर इन्होंने वारदात डाली है, इन्होंने खुद बढ़ा ली और अब बढ़ाने का आप लेवल चेक करें कितनी बढ़ाई। नेपरा के जो चेयरमैन और मेंबरान हैं, आपको पता है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। चेयरमैन भी और केपी और बलूचिस्तान के मेंबर भी वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी आखिरी जो तनख्वाह थी ना, मैक्सिमम 6 से 7 लाख रुपए थी, जो उन्होंने रिटायरमेंट से पहले रिटायर की, विड्रॉ की। रिटायर होकर भी हमारे पे मुसल्लत हो गए और फिर आगे वारदात चेक कीजिए उनकी। बतौर नेपरा चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो MP 1 स्केल की सैलरी विड्रॉ कर रहे थे,
जो कि 6,29,000 रुपये से लेकर 7,72,000 रुपये तक थी। और इनको मराहत में क्या मिलता था, 1,46,000 रुपये से लेकर 2,06,000 रुपया हाउस रेंट मिलता था। 35,000 रुपये इनको यूटिलिटी बिल्स हम अपने जेब से अदा करते थे कि आप हमारे पे भारी टैक्स लगाएं, हमारे बिजली के बिल बढ़ाएं, लेकिन आपके बिजली और टेलीफोन के और पानी के 35,000 के बिल हम अपनी जेब से देंगे। ठीक है, तो इनकी जो तनख्वाहें थी ना, वो कुल मिला के मेंबर से लेके चेयरपर्सन तक वो 8 लाख से लेकर 10 लाख तक पहुंचती थी। अब आप इनकी हरकत चेक करें, इन्होंने अपनी तनख्वाहें 3 गुना बढ़ा ली, और वो बढ़ाई कैसे वो भी अब चेक करें। ठीक है, कि इन्होंने जनाब जो अपनी बेसिक पे है वो अब 7 लाख रुपए से लेकर 7,73,000 रुपये कर ली। ठीक है, जो अपने जो मेंबरान हैं उनकी तनख्वाह 6,31,000 रुपये से 7,000 रुपये कर ली। फिर जो अपना रेगुलेटरी अलाउंस है, ठीक है, वो इन्होंने जजों की तरफ पे कर लिया, वो भी 6,31,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपया कर लिया। ठीक है, इसी तरह अपने आप को 2024 का भी ढाक रिलीफ दे दिया कि हमारा 2024 में ढाक रिलीफ बनता था पिछला, वो भी 5,87,000 से 6,50,000 रुपये। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हम 2023 में भी ढाक रिलीफ हमारा बनता था, वो भी हमें मिलेगा 5,44,000 रुपये से 6 लाख रुपया। फिर उन्होंने कहा कि अब जो हमारा हाउस रेंट है वो 1,76,000 रुपये से 2,06,000 रुपये होगा। ठीक है, इसी तरह उसमें भी हमें ढाक रिलीफ 1,05,000 रुपये से 1,16,000 रुपये। ठीक है, और 2022 में हमारा ढाक रिलीफ 70,000 रुपये से 77,300 रुपये। 2021 में भी ये ढाक रिलीफ। इसी तरह अपनी कारों के लिए 96,000 रुपया। ठीक है, अपने दीगर यूटिलिटी अलाउंसेस में, बिजली के बिल में 32 से 35,000 रुपया बढ़वा लिए। और कुल मिलाकर आपको पता है अब इनकी तनख्वाह कितनी होगी है, 29,50,000 रुपया अब नेपरा के मेंबरान की तनख्वाह होगी है, और चेयरपर्सन की तनख्वाह 32,50,000 रुपया। आप पता है सुप्रीम कोर्ट के पीछे जो हमारे जजेस बैठे हुए हैं ये भी 28 लाख 25 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं। ठीक है, मैं इनके ऊपर होता हूँ कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे, किस मुंह के 28 लाख 25 लाख ले रहे हो। ब्यूरोक्रेटों ने इनसे बड़ी वारदात डाल दी, और वो भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होकर नेपरा के मेंबरान भर्ती हुए हैं। 32 लाख रुपया, 29 लाख रुपया ये मैं और आप दें। ये वो मुल्क है भूखों नंगों का। ठीक है, जहाँ पर इस मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 30 से 40% खतरे गुर्बत से नीचे रहता है, जो 2 वक्त की रोटी को तरसता है। हम मिडिल क्लास पर इतना बोझ डाल दिया इन्होंने कि हम अपने बच्चों की, जैसे कहते हैं ना, तनख्वाहें अफोर्ड करना मसला हो गया। लोग प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चे डाल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हम दूध का 1 पाव का पैकेट 95 रुपये का आता है। ठीक है, 150, 170 रुपये चीनी है। घरों के रेंट देखिए, हमारे बिजली के बिल देखिए, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये आते हैं। इस मुल्क के अंदर ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं कि हम तो 29, 32 लाख लेंगे। और क्या इस मुल्क में इतनी दूध और शहद की नहरें बह पड़ी हैं, जहाँ इन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग काम शुरू कर दिया नेपरा में कि जितने मर्जी ये पैसे जेब में डाल लें। ठीक, हम अवाम इस मुल्क में 25 करोड़ लोग क्या हैसियत रखते हैं। ठीक है, ना हमें जो आइन में गारंटी किया गया बुनियादी सेहत का हक है अस्पतालों में मिलता है, ना तालीम का बुनियादी हक मुफ्त तालीम का मिलता है, ना जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक हमें जो आइन में गारंटी किया गया ये रियासत दे सकती है, ना इंसाफ और शफाफ ट्रायल ये रियासत दे सकती है, इस रियासत की ये बांदी अदलिया इंश्योर कर सकती है, ना ये रियासत
हमें सियासी वबस्तियों का हक दे सकती है, ना हमारे वोट का एहतराम करती है, ठीक है। लेकिन हमसे कहती है कि आप भूखे नंगे रहें, लेकिन उस भूख नंग में भी अपना पेट काट कर हमें टैक्स दें, ताकि हमारे जर्नैल रिटायर हों तो वो करोड़ों की मरात लेके जाएं, 2-2 मुरब्बे ज़मीन लें, रिहायशी प्लाट लें, कमर्शियल प्लाट लें, बंगले लें, नौकर लें, और फिर रिटायर होने के बाद भी आके किसी ना किसी कारपोरेशन और महकमे में भर्ती होके हमसे करोड़ों खाने लग जाएं। इस मुल्क के जजेस हम करोड़ों की मरात दें, इनको 25-25, 28-28 लाख तनख्वाहें दें, इनको चूरियाँ खिलाएं, ठीक है, और ये ताकतवर के आगे सरबसजूद हों। इस पार्लिमान में हम इनको 6-6 लाख 9-9 लाख तनख्वाहें दें, वज़ीरों मशीरों को करोड़ों की मरात दें, ठीक है, लेकिन ये अवाम दोस्त कानून साजी की बजाय अवाम पे जबर करने वाली, अवाम कुछ कानून साजियाँ करें, पीका लाएं कि तुम हमारे बारे में तनकीद करने वाले होते कौन हो, तुम हमारे बारे में सवाल उठाने वाले कौन होते हो, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेट रिटायर भी हो तो प्लॉट लेके जाएं, करोड़ों की मरात लें, तनख्वाहें, पेंशनें, उसके बाद आके नेपरा और इधर उधर कारपोरेशनों में भर्ती हों, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से अपनी तनख्वाहें 7-7 लाख से 32-32 लाख पे ले लें। क्या ये मुल्क इसीलिए बना है कि मैं और आप एक महकूम कौम हों और इस रियासत के आगे ख़ुद को सरेंडर करें? वो रियासत जो हमें कुछ नहीं देती लेकिन हमसे सब कुछ लेती है। हम इन बाबुओं की अय्याशी के लिए यहाँ पर आए हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।